हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नाइन्थ का एक चैप्टर लेने जा रही हूँ जिस चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल का मतलब यानी कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं या बीमार पड़ने के क्या रीज़न है, बीमारी किसे कहते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है हेल्थ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हेल्थ किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शनल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि हेल्थ इसे कहा जा रहा है कि यदि किसी भी पर्सन के अंदर सोशल, मेंटल और फिजिकल ये तीनों स्टेट यानी कि तीनों के तीनों स्टेट यदि बैलेंस हो रहे हैं या मेंटेन हो रहे हैं या प्रॉपर चल रहे हैं तो वो पर्सन जो है वो हेल्दी है। लेकिन WHO के हिसाब से 1948 के अंदर डेफिनेशन दी गई थी हेल्थ की, तो उसमें लिखा गया है कि स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी पर्सन जिसका सोशल, मेंटल और फिजिकल स्टेटस में से किसी भी चीज़ में यदि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सोशली मतलब कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, कौन सा एटमॉस्फेयर में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है। या फिर मेंटली, यानी कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आपका पढ़ाते समय कहीं और ध्यान जा रहा है, दैट मीन्स आप मेंटली अनस्टेबल हैं वहाँ पे, राइट। और फिजिकली का मतलब क्या हुआ कि यदि आप बीमार हैं, आपके हाथ में, पैर में या कहीं पे भी कोई भी दर्द हो रहा है तो उसे हम फिजिकल स्टेटस कहते हैं। यदि कोई भी इंसान बीमार नहीं है और इनमें से तीनों में से एक भी फैक्टर अफेक्ट हो रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हेल्थ ही कहें, अनहेल्दी ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि दैट मीन्स वहाँ पे वो पर्सन जो है वो हेल्दी नहीं है। और यदि ये तीनों चीज़ें स्टेबल हैं और पर्सन इसको अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है तो वो पर्सन जो है वो वहाँ पे हेल्दी कहलाया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, मैंने लिखा है WHO जो है उसने 3 डायमेंशन रिकॉग्नाइज किए, जैसे अभी मैंने आपको बोला, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है। फिजिकल हेल्थ जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस किया ही था या बताया ही है, लेकिन इसको अपन डिटेल में ले रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ रेफर टू द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शनिंग। देयर आर द सेवरल टेस्ट बाय विच द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पे ये कहा गया है कि हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है बॉडी का और उसकी फंक्शनिंग यदि नॉर्मल है, यानी कि फिजिकली वो पूर्ण रूप से फिट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल हेल्थ कहेंगे। जिसके अंदर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इसको, बहुत सारे टेस्ट के थ्रू बाय द स्टेट ऑफ द फिजिकल हेल्थ कैन बी डिटरमाइंड। आप यदि अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से भाग पा रहे हैं, अच्छे से अपना सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप वहाँ पे फिजिकली हेल्दी हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि इट इम्प्लाइज द हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इट्स सराउंडिंग। अ मेंटली साउंड पर्सन इज फ्री फ्रॉम द टेंशन और एंजाइटी, therefore perform his function in a better way to in the environment. On the physical health it is difficult to assess the mental health। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई भी मेंटली फिट होने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे जिस कंडीशन में बैठे हैं और आप जो काम कर रहे हैं, यदि आप उसको पूरा डिवोशन के साथ कर पा रहे हैं और आपका पूरा कंसंट्रेशन उस काम के ऊपर है, बिना किसी टेंशन के आप उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेंटली फिट है। या फिर आपसे कोई बात कर रहा है और बात करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा है, दैट मीन्स आप मेंटली फिट हैं। यदि आपको पढ़ाया जाए और पढ़ाते वक्त आपका ध्यान किसी थर्ड चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पे आपका मेंटल स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंटल स्टेटस क्यों डगमगाया हुआ है। दो चीज़ें हैं, या तो आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, एंजाइटी चल रही है, या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा आपके आसपास कोई चिल्ला रहा होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है और वो आपको वहाँ पे मेंटली अनफिट कर देता है। सपोज करें यदि किसी टीचर का एग्जाम्पल लेकर के दूँ कि वो अपना लेक्चर डिलीवर करना चाह रहा है, लेकिन उसके आसपास का एनवायरनमेंट अगर उसको सूटेबल नहीं मिल पा रहा है तो उसका लेक्चर डिलीवरी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो यहाँ पे उसका मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आएगी।
नेक्स्ट इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ इज अ पर्सन सेड टू बी सोशली हेल्दी इफ वी मेंटेन द गुड रिलेशन विद अदर। यानी कि कोई भी पर्सन सोशल हेल्दी कब कहलाया जाएगा, सोशली हेल्दी उसको जब कहेंगे जब वो दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है। दैट मीन्स आप किसी से भी मिल रहे हैं तो हंस कर के मिल रहे हैं, उसको आप टाइम विश कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो आपका सोशल हेल्थ या सोशल स्टेटस को बता रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी किसी के साथ मिल रहे हैं हमेशा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ न, मतलब एक इंसान को देख करके बहुत गुस्सा हो रहा है और आपको पसंद नहीं है वो इंसान, दैट मीन्स वो सोशल इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट हो रहा है और वहाँ पे भी आप अनहेल्दी कहलाए जा सकते हैं। भले ही आपका शरीर पूर्ण रूप से फिट है, ठीक है, आप मेंटली फिट है, लेकिन यदि आप सोशली दूसरों के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बेमतलब में अजीब सा कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं, तो वहाँ पे वो सोशल हेल्थ जो है उसको अफेक्ट करता है। होप सो आपको हेल्थ जो था उसका मतलब समझ में आया होगा कि हेल्थ किसे कहते हैं और हेल्थ के ये 3 कौन से टर्म और कंडीशन थी जिनको फॉलो करने पर आप हेल्दी कहलाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया है कि यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें बच्चा जो है वो नींद ले रहा है, उबासी ले रहा है और वो अपनी ही दुनिया में गुम है। दैट मीन्स वो मेंटली अभी पूर्ण रूप से फिट नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको चक्कर आ रहे हैं या इसका डाइवर्जन हो रहा है दिमाग का। इधर आप देख सकते हैं इसको पेन है, इधर आप देख सकते हैं कि इसको खांसी हो रही है और यहाँ पे भी इसको कोल्ड हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थर्मोमीटर लेकर के अपना टेम्परेचर को नाप रहा है। तो ये सारी जो है ये स्टेटस ही दिखा रहा है कि ये जो सारी की सारी जो फोटोग्राफ्स हैं वो क्या शो कर रही है, वो यही शो कर रही है कि पर्सन जो है वो क्या है, अनहेल्दी है और वो जो कंडीशन थी जो मिल रही थी वो उनको अनसुटेबल थी और उनकी बॉडी अनफिट थी, इस कारण से वो अनहेल्दी है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो खांसता हुआ पर्सन है, यहाँ पे इनको कोल्ड हो रखा है, ये डिप्रेशन में है, ये भी अपनी दुनिया में ही मस्त है, इनको कुछ भी नहीं पता, ये भी इमोशनली अनफिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के सर दर्द हो रहा है, एक की गर्दन, पेट दर्द। तो इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये फिजिकली अनहेल्दी हैं और ये फिजिकली अनहेल्दी कंडीशन जो है ये सारी की सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें सोशल भी दिख रहा है, मेंटल भी दिख रहा है और फिजिकल भी दिख रहा है। तो इन सब टर्म और कंडीशन को देख करके हम क्या कह सकते हैं कि सब पर्सन जो है ये क्या है, अनहेल्दी हैं। यदि ये खेलते कूदते नजर आते हैं और अच्छे से हंसते हुए नजर आते तो ये क्या होते, फिट होते, फिजिकली फिट होते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें मैंने टॉपिक जो लिखा है उसमें लिखा है मैंने पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर दी हेल्थ। यानी कि आपके पर्सनल और कम्युनिटी इशू जो है वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को आगे जा कर के अफेक्ट कर रहे हैं। जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि हेल्थ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। यानी कि हमारी हेल्थ जो है वो हमारे कहीं ना कहीं सराउंडिंग मीन्स आपके आसपास का एरिया, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट, उनसे अफेक्टेड हो रही है। अब वो किस तरीके से हो रही है हम एग्जाम्पल लेकर के दिखाया है मैंने यहाँ पे कि द फिजिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज फ्रॉम साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट एक्सेट्रा। हमें पता है कि हमारे आसपास यदि जो नेचर है, नेचर के अंदर यदि कोई चेंजेस आ जाए या नेचर की तरफ से कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर आने लग जाए तो उसे भी हम फिजिकल अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट ही कहेंगे। और वो सराउंडिंग या फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे को भी अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे आपको पता होगा एक केस आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, जहाँ पे बॉम्ब को एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, तो वो न्यूक्लियर टेस्ट का रिजल्ट ये हुआ था कि आसपास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो था या सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो था वो पूर्ण रूप से न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण पल्यूट हो चुका था और उसका इफेक्ट जो था आज तक लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स आपका सराउंडिंग जैसा होगा वैसे ही आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होनी चालू हो जाएगी। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक वो बाढ़ और सूखा जो है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, वो ह्यूमंस को या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर्स है उन्हीं को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने लिखा है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इज द वन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इन विच वन लिव इन द विलेज, टाउन एंड द सिटी। इवन इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इज द ग्रेटर डिटरमाइंड बाय द सोशल एनवायरनमेंट. Social environment control not only the social health but also the physical health of the individual through the public or health service. पब्लिक एंड हेल्थ सर्विस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे,
यहाँ पे ये है कि अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, आइदर हम उसको गाँव का लेकर के रह रहे हैं, हम गाँव में भी अगर कम्युनिटी में रह रहे हैं या फिर हम सिटी के अंदर कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। और वो सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। सोशल एनवायरनमेंट कंट्रोल नॉट ओनली द सोशल हेल्थ, यहाँ पे साफ लिखा है, बट ऑल्सो द फिजिकल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। साथ ही साथ वो क्या कर रही है, फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही है। सोशल एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल नॉट ओनली द सोशल हेल्थ बट ऑल्सो द फिजिकल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब क्या हुआ कि आपके आसपास यदि गंदगी पड़ी है तो ऑटोमेटिक आप उस गंदगी के कारण कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होंगे, और वो इन्फेक्टेड या फिर आपके आसपास फाउल स्मेल है तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग जो है वो एकदम से डाइवर्ट होना चालू हो जाएगा और आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। या किसी जगह पे आप ऐसे चले गए जहाँ पे फाउल स्मेल है या गंदगी पड़ी है तो नो डाउट कोई भी इंसान ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करेगा, राइट। तो वो जो है वो आसपास की गंदगी जो है वही आपको क्या कर रही है, अफेक्ट करना चालू हो जाती है, जिससे कि आपकी सोशल, फिजिकल और इन दोनों के कारण आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी क्या होती है, खराब होनी चालू हो जाती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने पब्लिक हेल्थ सर्विस जो लिखा था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पब्लिक हेल्थ सर्विस में सबसे पहला मैंने लिखा है क्लीनिंग एनवायरनमेंट अराउंड आवर ड्वेलिंग एंड द प्रोटेक्शन आउट फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। यानी कि हमारे आसपास यदि कोई कचरा या कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई डंप एरिया है जिसके अंदर हम चीज़ें पटकते जा रहे हैं, गंदगी इकट्ठी होती जा रही है, तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस जो है या डिजीज़ पर्सन का रेशियो जो है या पैथोजन का रेशियो जो है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। दूसरा मैंने बोला था कि यहाँ पे हम उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको उस एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट अराउंड आवर ड्वेलिंग एंड द प्रोटेक्शन आउट फ्रॉम द डिजीज। यानी कि यदि आपके यहाँ पे कचरा था और आपने उसको टाइम टू टाइम साफ करवाया है या उसको इकट्ठा नहीं होने दिया है तो वहाँ पे डिजीज होने के चांसेस जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉपर रिमूवल एंड द डिस्पोजेबल ऑफ द गार्बेज। यानी कि आज की तारीख में आपने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो इसीलिए था क्योंकि हर जगह कचरा कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता था, तो वहाँ पे डिजीजेस के चांसेस जो थे बढ़ते गए। अब लोगों को इतनी सहूलियत दे दी गई कि आप अपने घर के बाहर कचरा ना फेंकें, आपके घर के बाहर जो गाड़ी आ रही है उसके अंदर आप क्या करें, उस कचरे को डंप करें, ठीक है। तो आसपास के जो एरिया में जो गंदगी रहती थी, इसके कारण जहां आपके घर के बाहर गाड़ी आ रही है तो वहां पे गंदगी का रेशियो जो था आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर आपके आसपास गंदगी पड़ी है तो आप उसको सफाई करा करके या फिर उनको कंप्लेन करके आप हटवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर ड्रेनेज एंड द सीवेज सिस्टम। हमारे यहाँ पे सीवेज सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। नालियों के अंदर यदि गंदगी फैलती रहेगी या फिर गंदा पानी जो है वो स्प्रेड होता रहेगा तो आसपास का एरिया के अंदर फाउल स्मेल का तो प्रोटेक्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ डिजीजेस का रेशियो जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड एडल्ट्रेंट फूड आइटम्स। यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं वो साफ है या नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने अपने घर में जो पानी भर करके रखा है यदि वो साफ है तो उससे भी इन्फेक्शन और डिजीज के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही साथ वेक्टर और पेस्ट कंट्रोल भी यदि हम करा लें, ऑब्वियसली बात है यदि हम गंदगी नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक वेक्टर और पेस्ट जो है उनका डिपोजिशन भी नहीं होगा या उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने लिखे हैं ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आप कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि यदि आपने किसी भी तरीके की गंदगी अपने आसपास नहीं रखी तो ऑटोमेटिक वेक्टर और पेस्ट जो है उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, और जैसे ही उनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आप क्या होंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और दूसरे मेथड क्या हो सकते हैं भाई, आपने अपने आसपास जो भी है सफाई वगैरह रख रखी है लेकिन स्टिल अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है तो या प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिला है। तो वहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ है 6th पॉइंट के अंदर कि प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। प्रॉपर वैक्सीनेशन मतलब जहाँ जिस बच्चे को जिस टाइम पे इंजेक्शन देना चाहिए, वैक्सीन प्रोवाइड करानी चाहिए, तो अगर आपने उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहा है तो जो डिजीज़ है ना, तो वो उसके जो चांसेस होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है टेकिंग द बेस्ट बैलेंस फूड एंड कीपिंग द बेस्ट पर्सनल हाइजीन। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, है ना।
यहाँ पे अभी अगर अपन बात करें, जो कोरोना चल रहा है तो वो उसका एक ही चीज़ सिखाई जा रही है उस कोरोना के अंदर कि आप अपनी सफाई रखें। यदि कोई इंसान सफाई नहीं रखता है तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। ये सबको बचपन से आदत डाली जाती है कि यदि आप बाहर गए हैं और बाहर जाकर के यदि आप वापस से घर पे आ रहे हैं तो आप हाथ धोएं, पैर धोएं और जो भी चीज़ आप लेकर के आएँ उसको भी साफ करके खाएं। ठीक है, तो यहाँ पे टेकिंग द बेस्ट बैलेंस फूड का मतलब क्या हुआ, जो भी आप खा रहे हैं अच्छा खाएं, जिसमें न्यूट्रिशन हो उस चीज़ को खाएं, और साथ ही साथ कीपिंग द बेस्ट पर्सनल हाइजीन, जिन हाथों से आप खा रहे हैं या जिस पर्सन ने बना करके दिया है उसके हाथ देख लें कि वो साफ़ है या नहीं है, और जिन हाथों से आप खा रहे हैं वो चीज़ साफ़ है या नहीं है। प्लस जिसने बना करके आपको दिया था, घर का खाना है तो घर में तो आपको बेस्ट ही मिलेगा, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यदि आप बाहर खा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो बना करके दे रहा है क्या उसने जो चीज़ें यूज़ में ली थी वो साफ़ थी या नहीं थी। ठीक है, इतना तो हमको पता चलता ही है कि खाने पर पता चल जाता है, एक फर्स्ट बाइट हमको बता देता है कि वो खाना अच्छा था या बुरा था, या उसमें कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है, वो ख़राब हुआ हुआ स्पॉइल हुआ हुआ फूड तो नहीं है, राइट। तो उससे भी आप अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है, इट इज़ बिकॉज इन्फेक्शन इज कनेक्टेड विद द इन्वायरमेंट। इन्फेक्शन किससे कनेक्टेड है, सीधा इन्वायरमेंट से, और क्लीननेस एज वेल एज अनकंटामिनेटेड फूड। Suppose there is a garbage litter around in your house or a street, or the wastewater flow the drain vector and pest would breed in the area, resulting in spread of disease। कुल मिलाकर के ये वही सार बता रहा है जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यदि आपने अपने आसपास के एरिया के अंदर साफ सफाई रखी है, कचरा नहीं फेंका दे दिया है, या फिर आपने कचरा नहीं फेंकने दिया है, या फिर पानी इकट्ठा नहीं होने दिया है, कोई भी गंदगी आपके आसपास की नहीं है, तो वहाँ पे आपके डिजीज़ होने के चांसेस या फिर आपका जो बोलते हैं मेंटल और सोशल हेल्थ को मेंटेन करने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप किसी भी एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते वक्त आपको रोड बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आसपास गंदगी नहीं है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको पूरे रास्ते आपको गंदगी देखने को मिले, ठीक है, और पानी भरा हुआ दिखाई दे और वहाँ पे ढेर सारे मच्छर या मक्खियाँ भिनभिनाती रहे, ऑटोमेटिक आपका खाना खाने की इच्छा नहीं होगी या उस एरिया में जाने की इच्छा नहीं होगी, राइट। तो वही चीज़ हमको अपनी पर्सनल हेल्थ और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। होप सो आपको ये वाला जो टॉपिक जो था, ये भी मैंने जो समझाया ये क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर मैंने यही बताया है कि यहाँ पे दिख रहा है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन से यदि मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हैं और प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस फूड है, उसको आप खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इंक्रीज अपनी हेल्थ का रेशियो जो है, हेल्दी पर्सन का रेशियो जो है वो बढ़ता जाएगा और डिजीज़ का रेशियो कम होता जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि यदि वो प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो किसान है या फार्मर जो है ये काम कर रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे इकट्ठा हुआ पानी जो था उसके कारण ये जो पेस्ट वगैरह जो थे इनका रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, और इनका रेशियो बढ़ने के कारण आप ये एरो देख सकते हैं, इसके कारण जो डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपनी पर्सनल हेल्थ और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने आसपास के सराउंडिंग को नीट और क्लीन रखना है, तो ऑटोमेटिक जो है डिजीज़ के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब द प्रॉपर on health food is important requirement of the good health. There should be a proper earning in order to provide the food to everyone in the family too. An individual job opportunity have to be able in the society where we live. In the other word, the good economic condition and the job necessary for the individual health. आज सबको पता है कि यदि हमको हेल्दी या बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है या हमारे को अपना पर्सनल हाइजीन वगैरह सब साफ रखना है, तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट आ गई, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आ गई आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और जॉब। ठीक है, यदि किसी के पास जॉब है और यदि वो अर्निंग कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो अपनी बैलेंस डाइट जो है उसको मेंटेन कर सकेगा। यदि कोई जॉब नहीं कर रहा है या उसके पास प्रॉपर डाइट जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसकी इम्प्रूव नहीं है, तो वो पॉवर्टी की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि वो माल फंक्शनिंग की तरफ जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या विटामिन की बात करी जाए तो उनकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण डिजीज़ का रेशियो जो है उन पर्सनस के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना,
तो आप यहाँ पे मेरे इस टॉपिक से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है कि आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो तो क्लीन रखना ही था, लेकिन उसको क्लीन रखने के लिए भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई होगा तभी आप अपनी हाइजीन का ध्यान से रख सकते हैं, अगर आप पास कम पैसे हैं तो भी आप अपना हाइजीन का और प्रॉपर डाइट का मेंटेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके बाद जो मैंने टॉपिक लिया है वो यहाँ पे मैंने लिया है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। सोशल इक्वालिटी और हार्मनी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो लोगों के सोशल और मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द सोशल इक्वालिटी एंड द हार्मनी बोथ आर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ, involve of participation in one another's joy and the pain, helping the other and gaining the help at the time of need. If we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये है कि यदि आपने किसी एक ऐसे पर्सन को सामने बिठा दिया जो आपको कतई पसंद नहीं था, ठीक है, या एक ऐसा पर्सन जो हमेशा आपको टॉर्चर करता है, तो वहां पे उस इंसान का दिमाग जिसको जो पसंद नहीं है उसका मेंटल और सोशल स्टेटस जो होगा वो ऑटोमेटिक डगमगा जाएगा। यानी सोशल क्यों बोल रही हूँ, मेंटल तो इसलिए क्योंकि वो पसंद ही नहीं है और उस जो इंसान आपको पसंद नहीं था उसको आपने सामने बैठा दिया, वो आपको बार बार मिसट्रीट कर रहा है, गंदी तरीके से आपसे बात कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो ऑटोमेटिक बच्चे का दिमाग जो है वहां पे सोशली जो है वो अनहेल्दी होना चालू जाएगा, ठीक है। तो वो अनहेल्दी क्यों होगा? क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो आपको पसंद नहीं था, तो सामने आपके मेंटल स्टेटस जो है सबसे पहले वो डगमगा रहा है, और यदि आप उस पर्सन को बार बार टीज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके ऊपर टूट करके पड़ेगा और आपसे झगड़ा करेगा या आपको उल्टे जवाब देगा। उसका रीजन क्या है? या वो दूसरों से भी इस तरीके से बात कर सकता है, तो उसका रीजन ये है कि उसका सोशल स्टेटस जो था, ठीक है, वो गड़बड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस वहां पे खराब था, उसके सामने वो चीजें रखी जा रही थी, या वो इंसान ऐसे इंसान थे उसके सामने जो कि उसको बार बार क्या कर रहे थे? टॉर्चर कर रहे थे, जो कभी उनकी हेल्प नहीं करते थे, उसका मजाक बनाते थे और मिसट्रीट करते थे। तो मिसट्रीट के कारण ही यहाँ पे ये रीजन है कि आगे जाकर के मिसट्रीट का रिजल्टेंट ये हुआ कि बच्चा जो है उसका मेंटल और सोशल स्टेटस, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है कि उनका मेंटल और सोशल स्टेटस धीरे धीरे खराब होने लग जाता है और फिर वो धीरे धीरे अनहेल्दी होने लग जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी को भी यदि हेल्दी रखना है तो उसका मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक जो है वो हेल्दी होना चालू हो जाता है, राइट। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल हाइजीन। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था, अब पर्सनल हाइजीन में आप क्या ले सकते हैं? आपके हाथ अगर खराब हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से धोएं, आप अपना जो ब्रश करने का तरीका जो है उसको प्रॉपर रखें और प्रॉपर टाइम पे डेली ब्रश करें, राइट। क्लीनिंग ऑफ टीथ, ब्रीदिंग थ्रू द नोज, मतलब आप अगर सांस ले रहे हैं तो वो सही जो इन्वायरमेंट है या पोल्यूटेड गैसेस के कांटेक्ट में तो नहीं है। दूसरा यहाँ पे लिखा है केयर ऑफ आइज। केयर ऑफ आइज का मतलब आंखों का भी अपने ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रॉपर उनको वॉश करते रहे, टाइम टू टाइम साफ करते रहे, आइदर वो नोज हो, चाहे वो आइज हो या माउथ हो। फिर इसके बाद इसने लिखा है रेगुलर चेंजिंग ऑफ क्लोथ, आपको कपड़े भी टाइम टू टाइम चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कपड़े 4 दिन तक 20 दिन तक पहन रहे हैं और उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाए और पास वाला बेहोश होकर गिर जाए, राइट। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का आप खुद भी आप फील करते होंगे जब आप नहा करके निकल रहे हैं और साफ कपड़े पहनते हैं तो ऑटोमेटिक एक फ्रेशनेस आती है जिससे पर्सन अपना आपको हेल्दी महसूस करता है। फिर इसके बाद इसमें लिखा है टाइमली वैक्सीनेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टाइम टू टाइम जिस बच्चे को नीड है या जिस भी पर्सन को वैक्सीन की ज़रूरत है तो उसको वैक्सीन प्रोवाइड की जाए और अपना पहले से ही वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि आपको फर्दर कभी कोई बीमारी ना हो। नेक्स्ट इसके बाद इसमें लिखा है मैंने कि पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेक्टर एंड डिजीज आर इंपॉर्टेंट। पर्सनल प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? आसपास का एनवायरनमेंट का आपको ध्यान रखना है, हाथ पाँव सारे ढंग से धोने, टाइम टू टाइम आपका वैक्सीनेशन लेना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसको अफेक्ट कर रही है? ऑटोमेटिक हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो पर्सनल हाइजीन जो है आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल हाइजीन जो है वो भी हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मैंने लिखा है ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन। ह्यूमन से अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पैथोजन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कैसे हो सकता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की तारीख में कोरोना के कारण हाथ मिलाना बंद कर दिया है, राइट। हाथ मिलाना बंद कर दिया क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन से यदि आपने हाथ मिलाया और उसने हाथ साफ नहीं थे तो दूसरे पर्सन से वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फेक्शन कॉज बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन दैट मीन्स कंटामिनेटेड एरिया था और उस कंटामिनेटेड
एरिया में ढेर सारे पैथोजन और बहुत सारे वायरस वगैरह थे या बैक्टीरिया थे, जिसके कारण आपने जैसे ही सांस ली, इनहेल करा, तो इनहेल के थ्रू वो अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इन्फेक्शन कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर। इन्फेक्शन कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर का मतलब क्या हुआ कि आप कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं, कहीं से भी गंदा पानी अगर आपने उठा करके पी लिया। ऐसा है कि हमको देखने से तो नहीं पता चलता है कि गंदा पानी, नो डाउट कोई पीला पानी हो या कलर चेंज होगा तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि वो पानी कंटामिनेटेड है। लेकिन कई बार पानी आपको साफ दिख रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पैथोजन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर डिजीज़ हो सकती है। इसीलिए आज की तारीख में आरओ या एक्वागार्ड जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कई बार वो जो आरओ और एक्वागार्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स और आयंस जो होते हैं, जो यूज़फुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस कारण से आपको पानी जो है वो कड़वा लगता है, राइट। तो वहाँ पे इन्फेक्शन के लिए आपको, मतलब बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पानी पी रहे हैं या जहाँ से भी आपने पानी लिया, जिस भी सोर्स से, वो पानी साफ़ है या नहीं है, आप उसको मेक श्योर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि इन्फेक्शन कॉज बाय द पैथोजन इन द ब्लड स्ट्रीम्स एंड द टिश्यू। दैट मीन्स यदि इन्फेक्शन आपके सीधा ब्लड तक पहुँच गया या किसी का ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज़ करा दिया गया है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड को ट्रांसमिट किया गया, और यदि वो गलती से भी ब्लड जो था वो इन्फेक्टेड था, तो वो सीधा आपकी हेल्थ के ऊपर आकर के अफेक्ट करेगा और उसके कारण जो भी पर्सन है वो अनहेल्दी हो जाएगा। होप से वो आपकी ये चार्ट जो है मैंने समझाया, ये पैथोजन का जो ट्रांसमिशन था वो भी आपको क्लियर हुआ होगा।